हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे अक्टूबर 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर। जो हम मासिक करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा करते हैं उसमें देखा जाए उस कड़ी में हम लोग जनवरी 2025 से लेकर और अब तक यानी कि सितंबर 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये वीडियो आपको मिल रहा है, इस वीडियो में देखा जाए अक्टूबर 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है। पूरा अक्टूबर महीने का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी को यहां पर समाहित किया गया है, टू द पॉइंट मैटर है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी जो करंट अफेयर की बनी हुई है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ये वीडियो आज अपलोड हो रही है, आज संडे का दिन है और ये कल सोमवार को आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अक्टूबर 2025 का चर्चा करें। पहली खबर क्या है? भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रशिक्षण केंद्र। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एबीसी, एबीसी, ठीक है। अब यहां पर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एबीसी का फुल फॉर्म एक बार तो पूछ लिया था यूपीपीसीएस, एक बार क्या यूपीपीसीएस ने, ठीक है, जो यूपीपीसीएस है उसने 2-3 बार पूछा हुआ है यहां पर एबीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक, कि एबीसी का संबंध किससे, तो यहां पर एबीसी जो है उसको आप एनिमल बर्थ कंट्रोल से रिलेट करिएगा। जो एबीसी है एनिमल बर्थ कंट्रोल। चर्चा करते हैं। लखनऊ नगर निगम और ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया ने मिलकर लखनऊ के जहरा क्षेत्र में भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का पहला, और जब भी मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर में ऐसे कोई पॉइंट्स आते हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, ऐसे पॉइंट्स आए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। और यहां पर तो खासकर यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह लखनऊ का जो जरहरा क्षेत्र है यहीं पर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र आवारा कुत्तों की आबादी को मानवीय व वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा है। किस लिए बनाया जा रहा है? जो आवारा कुत्ते होते हैं उनका मानवीय व वैज्ञानिक तरीके से उनका नियंत्रण किया जा सके, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। चर्चा कर ले। यह केंद्र पूरे देश में पशु चिकित्सकों, पैरावेट स्टाफ, पशु कल्याण संगठन को 15 दिन का प्रशिक्षण भी देगा, जिसमें कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने, ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, बंध्याकरण तकनीकी, ऑपरेशन के बाद देखभाल, रिकॉर्ड कीपिंग, कानूनी नियमों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। यानी कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण भी यहां पर प्रदान किया जाएगा। जो ये प्रशिक्षण केंद्र होगा, इसी वजह से ये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो एनिमल बर्थ होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 1.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह पहल आवारा कुत्तों की मानवीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बृहस्पति कुंड। और ये जो टॉपिक है ये अयोध्या का जो सांस्कृतिक महत्व, यूपीपीसीएस जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 5 है ना, जीएस पेपर 5 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बृहस्पति कुंड। आप मेंशन कर सकते हैं कि जो अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व है उसको करंट अफेयर से रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट करेंगे, ऐसे ही आपको रिलेट करना है बृहस्पति कुंड का उल्लेख करके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पर स्थित बृहस्पति कुंड का भव्य लोकार्पण किया है। यहां पर देखा जाए इस अवसर पर दक्षिण भारत के 3 महान संतों पुरंदरदास, त्यागराज, स्वामिगल और अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। तीनों महान कवियों के बारे में आप जाने रहिए। यहां पर देखते हैं 3 महान संत कौन कौन से हैं, पुरंदरदास, त्यागराज, स्वामिगल और अरुणाचल कवि। इन तीनों कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण कहां पर किया गया है? परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है। तो इनका अनावरण जो किया गया प्रतिमा का वो अयोध्या में किया गया है। चर्चा कर लेते हैं, एक एक कर सबके बारे में जान लेते हैं। जो पुरंदरदास थे, ये पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं। जो कर्नाटक संगीत, आज आप कर्नाटक संगीत के बारे में चर्चा सुनते हैं, उस कर्नाटक संगीत का जनक किसको कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। वहीं पर जो त्यागराज स्वामिगल थे, ये भगवान राम के भक्त और महान संगीत रचनाकार भी थे। ठीक है, भगवान राम के भक्त थे और महान संगीत रचनाकार थे। जबकि जो अरुणाचल कवि है ये तमिल परंपरा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इन्हीं तीनों की प्रतिमाओं का अनावरण कहां पर किया गया है? अयोध्या में किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखें तो बृहस्पति कुंड अयोध्या के 108 पौराणिक स्थलों में शामिल है, जब दक्षिण भारतीय भक्तों के लिए एक बड़े आस्था का केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह स्थान उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट? डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। ठीक है, डीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन। अब ये जो डीएसआर कॉन्क्लेव है
वो डीएसआर कैप्सूल मत समझ लेना, जो आप कैप्सूल यूज करते हैं एसिडिटी वगैरह में, डीएसआर वो नहीं है। डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव 2025, ठीक है। चर्चा करते हैं कहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो वाराणसी में 3 दिवसीय डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में किया गया। चर्चा करें तो यह कार्यक्रम राज्य कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ था, जिसमें वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों एवं किसानों ने पार्टिसिपेट किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु अनुकूल चावल उत्पादन तकनीकों, खासकर डीएसआर पद्धति को बढ़ावा देना था। और इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था, किस थीम पर इसका आयोजन किया गया? डायरेक्ट सीड राइस, प्रोग्रेस, विजन एंड पॉलिसी पाथवे फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन, ये इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए इसका आयोजन किया गया था। जो डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव था, इसका आयोजन का मुख्य विषय क्या था? परीक्षा में पूछ सकता है कि डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी में किया गया। यह कथन में पूछा तो सीधे सीधे पूछेगा कि डायरेक्ट सीड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन वाराणसी में किया गया, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन दे देगा कि इसका मुख्य विषय था डायरेक्ट सीड राइस, प्रोग्रेस, विजन एंड पॉलिसी पाथवे फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन। उपर्युक्त विकल्पों में मतलब उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? विकल्पों के अनुसार चयन करें। पहला केवल एक, फिर केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो यहां पर दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए आगे हम चर्चा करें। लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मेटल्स प्लांट का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह संयंत्र पीटीसी इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है और यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का एरो इंजन और सुपर एलॉय कंपोनेंट्स निर्माण संयंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का एरो इंजन और सुपर एलॉय कंपोनेंट्स निर्माण संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है? लखनऊ में की गई है। ठीक है, और इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहां पर देखा जाए राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। यह प्लांट 50 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता 6000 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। ठीक है, यह भारत को घरेलू एवं पुनर्चक्रित स्रोतों से एविएशन ग्रेड टाइटेनियम तथा सुपर एलॉय बनाने की क्षमता बनाएगा। ठीक है, क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ भारत में एविएशन ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय बनाने में सक्षम भी बनाएगा। चलिए आगे चर्चा करें। यह संयंत्र भारत को रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में प्रयुक्त दुर्लभ और सामरिक सामग्रियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके माध्यम से लड़ाकू विमान, मिसाइल, नौसैनिक प्रणालियों और उपग्रहों के आवश्यक पुर्जों का स्वदेशी निर्माण मजबूत होगा। यानी कि जो रक्षा उपयोग के लिए हमारी जरूरतें हैं, उनको हम आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में पूरा कर सकते हैं, भारत में उनका निर्माण कर सकते हैं इस संयंत्र के जरिए। आगे हम चर्चा करें मॉडल रॉकेटरी और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2025 के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी, ठीक, इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी। यहां पर देखा जाए जो यूपी स्पेशल के पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप इनका यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर देखा जाए मॉडल रॉकेटरी और कॉन्सेप्ट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तुमकुहिराज, जो तुमकुहिराज क्षेत्र है, यहां पर नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2025 का 4 दिवसीय ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था। चर्चा करें, यह भारत की सबसे बड़ी छात्र नेतृत्व वाली अंतरिक्ष प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका आयोजन किसके द्वारा? इन स्पेस और इसरो तथा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। किसके? इन स्पेस द्वारा, इसरो और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। यहां पर देखें, इसमें देश भर से लगभग 600 छात्र तथा कुल 71 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 36 टीमों ने कैनसेट श्रेणी में, 35 टीमों ने मॉडल रॉकेटरी श्रेणी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 71 यहाँ पर टोटल 71 पार्टिसिपेंट थे, जिनमें से 36 ने कैनसेट श्रेणी में, जबकि जो 35 टीमें थी वो मॉडल रॉकेटरी की श्रेणी में पार्टिसिपेट किए थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या था? छात्रों को ऐसे मॉडल रॉकेट डिजाइन के लिए प्रक्षेपित करने के लिए प्रेरित करना जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक उड़कर 1 किलोग्राम वजनी लघु उपग्रह स्थापित कर सके। ठीक है, कैनसेट उपग्रह स्थापित कर सके, ऐसा यहां पर देखा जाए। इसी उद्देश्य से छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण देखा जाए कफ सिरप था, ठीक, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, इसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, श्रीसन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर प्रतिबंध। चर्चा कर लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्यों खबरों में आ गया।
यहाँ पर चर्चा करें पॉइंट्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर 2025 को श्रीसन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को गंभीर दुष्प्रभाव की रिपोर्ट के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर चर्चा करें, यह कदम मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत और गंभीर दुष्प्रभावों की रिपोर्ट मिलने के बाद उठाया गया था। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे चर्चा करें, समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे विकसित भारत @2047 अभियान है ना, विकसित भारत @2047 अभियान, निबंध भी आपसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक पर। विकसित भारत @2047, किस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित किया जाएगा, उस पर आपसे डायरेक्टली निबंध पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से देखा जाए अव्वल राज्य बनाया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश अभियान चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक राज्य को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान को जनता के व्यापक समर्थन मिला है। इस अभियान के तहत लोगों से 21 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मतलब लोगों से सुझाव मांगे गए थे कि उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से विकसित उत्तर प्रदेश बनाया जाए, इसके लिए आप सुझाव दे। तो 21 लाख सुझाव यहां पर लोगों ने दिए हैं। जिलेवार प्रतिक्रिया देखते हैं, 75 जिलों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उनमें देखा जाए सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया कहां से आई है, संभल से आई है, महाराजगंज, जौनपुर, सोनभद्र और हरदोई से आए हैं। ठीक है, ये शीर्ष सुझाव देने वाले जिले रहे हैं। वहीं पर देखा जाए सबसे कम कहां से आई है, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर, महोबा और संत कबीरनगर। ये 5 सबसे न्यूनतम या अपेक्षाकृत कम सुझाव देने वाले जिले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जिलों के बारे में जिलेवार देख लिया कि सबसे ज्यादा कहां से आए हैं सुझाव, संभल से आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश पर्यटन का नया आयाम। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2021 में बनकर तैयार हुआ था, तो दिसंबर 2021 में उद्घाटन के बाद से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में तेजी से उभर कर सामने आया है। यहां अब तक 25.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, वहीं पर देखा जाए 2021 के बाद से अब तक 25.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। लगातार बढ़ती तीर्थ यात्रा ने पिछले 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, जिससे छोटे व्यापारी, कारीगरों, नाविकों और होटल पर्यटन उद्योग को बड़ा लाभ मिला है। कॉरिडोर में आने वाले श्रद्धालुओं में लगभग 70% दक्षिण भारत से और करीब 15% देश के अन्य राज्यों से आते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी जो बचता है वो परसेंट उत्तर प्रदेश का ही है। चलिए, यहां पर देखा जाता है ऑपरेशन शिकंजा के बारे में। अब ये जो ऑपरेशन शिकंजा है उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, ठीक है, जो आर्थिक अपराध शाखा है उत्तर प्रदेश की, इस आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा 9 से 13 अक्टूबर तक चलाए गए ऑपरेशन शिकंजा के दौरान 23 फरार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यह अभियान देखा जाए जो आर्थिक अपराध शाखा है, इसके महानिदेशक नीरा रावत के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिसमें राज्य भर में हाई प्रोफाइल वित्तीय घोटालों में लंबे समय से फरार आरोपियों को निशाना बनाया गया था। इसके लिए निगरानी इकाइयां सहित 8 विशेष टीमों को मुख्यालय तथा सेक्टर स्तर पर विभिन्न जिलों में समन्वित छापेमारी के लिए तैनात भी किया गया था। ठीक है, चलिए अब कल्याण सिंह नगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबरों में आ गया था कल्याण सिंह नगर 76वां जिले के रूप में। यहां पर देखा जाए कल्याण सिंह नगर 76वां बनेगा जिला। यहां पर देखा जाए 76वां जिला बनेगा। ठीक है, 76वां जिला बनेगा। चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 76वां जिला बनाया जाएगा, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। यह जिला अलीगढ़ बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। यहां पर चर्चा करें, यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्म स्थान और उनके कार्यक्षेत्र रहा है, इसलिए जिले का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, घोषणा की गई है, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और उम्मीद है कि ये प्रस्तुत करने के बाद ये नया जिला बन भी जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर मेला के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। यहां पर देखा जाए गढ़मुक्तेश्वर मेला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की आस्था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर मेला इस वर्ष मिनी कुंभ के रूप में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, राज्य सरकार का उद्देश्य मेले को भक्ति, अनुशासन और स्वच्छता के साथ संपन्न कराना था, ताकि सभी श्रद्धालु शांति और दिव्य अनुभव के साथ लौट सके। इस वर्ष मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई थी। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। अगला पॉइंट क्या है, अग्निवीरों को पुलिस की सीधी भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट और 20% क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए क्या है महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि वर्ष 2026 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को पुलिस की सीधी भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट व 20% के क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो यह आरक्षण वर्तमान में पूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण के समान होगा। कांस्टेबल,
माउंटेड कांस्टेबल तथा फायरमैन पदों पर यह लागू होगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, यह महत्वपूर्ण घोषणा पुलिस स्मृति दिवस 2025 के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया। अब ये जो पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा है, इनका निधन हो गया है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए हिंदी रंगमंच के महान नाटककार और साहित्यकार पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का निधन 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो गया। ठीक, 91 वर्ष की आयु में। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी रंगमंच साहित्य के नाटक की दुनिया में प्रतिष्ठित नाम थे। उन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, लोहिया सम्मान और हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी रही? सम्राट अशोक नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति रही, जिसके लिए 2021 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है, दया प्रकाश सिन्हा का। अगला नाम देखते हैं, पद्मश्री साहित्यकार हैं रामदरस मिश्रा। अब ये रामदरस मिश्रा का निधन हो गया 31 अक्टूबर को। तो पद्मश्री साहित्यकार है रामदरस मिश्रा, इनका निधन 31 अक्टूबर 2025 को हुआ। वे हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक और लेखक थे। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, उनका पहला काव्य संग्रह क्या था? पथ के गीत, ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। उनकी आत्मकथा सहचर है समय और महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हिंदी आलोचना का इतिहास, विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी 3 कृतियां हैं, 3 कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे चर्चा करें, रामदरस मिश्रा ने भगवती चरण वर्मा के साहित्य पर अपनी उत्कृष्ट आलोचना लेखन के लिए काफी प्रशंसा पाई थी। ठीक है, उनका जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था। उन्होंने शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में गुजरात तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया था। ठीक, तो रामदरस मिश्रा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इनका संबंध था। 15 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था। आगे हम चर्चा करते हैं, यहां पर देखा जाए मीठे पानी की डॉल्फिन के बारे में। मीठे पानी की डॉल्फिन, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सवाल यहां से पीवाईक्यू में देखेंगे आप, तो वहां पूछा जा चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के नेतृत्व में डॉक्टर विष्णुप्रिया कोपलीकम के द्वारा भारत की 28 नदियों की 8,507 किलोमीटर लंबा सर्वेक्षण यहां पर किया गया, जिसमें मीठे पानी की डॉल्फिन की स्थिति पर अध्ययन किया गया। ठीक है, मीठे पानी की जो डॉल्फिन होती है उनकी स्थिति पर अध्ययन किया गया। अब यहां पर राज्यवार डॉल्फिनों की संख्या देख ले, सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर? उत्तर प्रदेश में कितनी? 2397 डॉल्फिन। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है बिहार का, 2220। तीसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का, कितना? 815। चौथे स्थान पर असम है। पांचवें स्थान पर देखा जाए, पांचवा स्थान किसका है? झारखंड का है। छठे स्थान पर देखा जाए 95 है किसका? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का। और पंजाब में देखा जाए 3। ठीक, 3 है कहां पर? पंजाब में। तो इस प्रकार टोटल यहां पर देखा जाए 8,507 किलोमीटर एरिया में कवर किया गया, 28 नदियों को कवर किया गया। और मीठे पानी की जो डॉल्फिन है उन पे यहाँ पे देखा जाए तो उनका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। दूसरे पर कौन है? बिहार। तीसरे पश्चिम बंगाल, चौथे पर असम। इन 4 को आप याद रखिएगा। इस सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन का सबसे बड़ा आवास जो है वो गंगा नदी का है, जबकि अन्य नदियों में इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। यानी कि जो गंगा नदी है, सबसे ज्यादा जो मीठे पानी की डॉल्फिन भारत में पाई गई वो कहां पर? गंगा नदी में पाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए अपने इस वीडियो में लगभग 18 से 20 मिनट का वीडियो है। इस 18 से 20 मिनट के वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के अक्टूबर महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उन पे चर्चा की है। कुछ सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ताला संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल सोलर सिटी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल सोलर सिटी कौन सा है? तो ये 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। ये वीडियो आप देखिए पूरा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों को उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर किया करें। ठीक है, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। आपके जो भी कमेंट होते हैं उन सारे कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ जो जरूरी होते हैं। कुछ आपको पूछना रहा करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो कर दें पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।